नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। सबसे पहले तो आप सभी को थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने अपने चैनल के पहले वीडियो का अच्छा सपोर्ट किया, पॉजिटिव कमेंट्स भी किए थे। तो उसी कड़ी में मैं दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ। भारतीय अर्थव्यवस्था का टॉपिक है कृषि क्षेत्र में वृद्धि एवं विकास। जैसे अपन ने पहले वीडियो में सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व किए थे, वैसे ही इस टॉपिक में इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करने से अपने को पता चल जाता है कि टॉपिक में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी जानी चाहिए और किस प्रकार टॉपिक को पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन प्रश्नों से। तो पहला प्रश्न है, भारत में 2021-22 में सकल जोड़े गए मूल्य में कृषि व संबंधित क्षेत्र का हिस्सा कितना था। यानी ये जीवीए की बात कर रहा है कि जीवीए में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र है, उसका हिस्सा कितना था। तो 18.8। आगे अपन देखेंगे भाई जीवीए क्या होता है और कृषि एवं संबंधित क्षेत्र क्या होते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत में वर्ष 2020-21 में उर्वरकों का कुल उपभोग कितना था। तो इसका उत्तर 325.4 लाख टन होगा। अगला प्रश्न है हरित क्रांति से संबंधित, कि दो कथन दे रखे हैं और बताना है ये कथन सही है या गलत है। पहला जो कथन है कि HYV यानी जो हाई यील्डिंग वेराइटी यानी उच्च गुणवत्ता वाले बीज है, उनका प्रयोग केवल कम समृद्ध राज्यों तक ही सीमित रहा। तो दूसरा कथन है कि इन बीजों का लाभ केवल गेहूं उत्पादन करने वाले क्षेत्रों को ही मिल पाया। तो पहला कथन है ये गलत है, क्योंकि शुरुआत में हालांकि ये इन बीजों का प्रयोग केवल जो मतलब कम राज्य थे वहीं से शुरुआत की गई थी, लेकिन वो राज्य समृद्ध थे, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, तमिलनाडु है, वहाँ इन बीजों का प्रयोग करना शुरू किया गया था। और दूसरा कथन है कि इनका लाभ केवल गेहूं उत्पादन करने वाले क्षेत्रों को मिल पाया था, क्योंकि हम अपने को पता है कि हरित क्रांति गेहूं प्लस चावल इन दोनों क्षेत्रों को लेकर शुरू की गई थी। तो ये दोनों ही कथन गलत है। अगला प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका आंसर होगा पहला। तो इस टॉपिक से ऐसे भी प्रश्न आते हैं, जैसे दुग्ध उत्पादन का पूछ लिया, मांस का भी पूछ सकते हैं, अंडे उत्पादन का भी, कपास का भी, तो ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से बजट में सरकार ने घोषणा की कि भारत में कृषकों को उनकी उनकी उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। तो ये 2018-19 का बजट था, उसमें ये घोषणा की गई थी कि जो एमएसपी है वो लगभग 1.5 गुना, जो उत्पादन लागत है उसका न्यूनतम 1.5 गुना उनको एमएसपी दी जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से ऑपरेशन ग्रीन योजना के संदर्भ में बताना है अपने को क्या सही है। तो पहला पॉइंट है, योजना नवंबर 2018 में शुरू की गई थी, सही है। दूसरा, योजना बाद में टॉप से टोटल हो गई थी, ये भी कथन सही है। तीसरा कथन है कि वर्तमान में 52 उत्पादन क्लस्टरों से 41 जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को कवर किया जा रहा है। तो ये तीनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, भारत में खाद्य तेलों के उत्पादन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है कि भारत विश्व में वनस्पति तेलों का नंबर 1 आयातक और दूसरा सर्वाधिक उपभोग करने वाला देश है। तो ये पहला कथन सही है कि भारत जो वनस्पति तेल है उनका 1 नंबर आयातक है और उपभोग करने वाला दूसरा स्थान है। अगला कथन है कि अगस्त 2021 में भारत में खाद्य तेलों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की गई थी। तो ये भी कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई नाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के बारे में सही है। तो इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी कीमतों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पारदर्शी प्रतिस्पर्धा
वाली प्रणाली तैयार करना है। तो ये कथन सही है पहला, कि किसान ने जो ई नाम ये प्लेटफॉर्म इसके माध्यम से ऑनलाइन मतलब अपने जो भी उत्पाद है वो बेच सकते हैं। और अगला पॉइंट है कि 1 दिसंबर 2021 तक 1500 मंडियों को ई नाम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया था। तो ये कथन गलत है, यहाँ 1300 से प्लस मंडियाँ थी, 1500 नहीं थी। तो इसका एक केवल ए सही है। अगला प्रश्न, भारत में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर कोष के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है कि कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर कोष से दिए गए सभी ऋणों में 2 करोड़ की ऋण सीमा तक ब्याज अनुदान 3% वार्षिक है। और दूसरा कथन है यह अनुदान अधिकतम 10 वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध है। तो पहला कथन तो सही है, दूसरा कथन गलत है। ये जो अवधि है ये केवल 7 वर्ष की है, 10 वर्ष की नहीं और 7 वर्ष की है। अभी मैं केवल ये प्रश्न सोल्व कर रहा हूँ, बाकी इन चीज़ों के बारे में मैंने आगे अच्छे से लिख रखा है, वहाँ समझ में आ जाएगा आपको। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर 22 अनिवार्य कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित करती है? यानी एमएसपी में जो फसलें शामिल की जाती है उसके लिए सिफारिश कौन करता है? कृषि लागत व कीमत आयोग यानी CACP, ये आयोग सिफारिश करता है, तब जाकर वो फसलें एमएसपी के अंडर में आती है। तो उस टाइम ये 22 थी और वर्तमान में 24 हो गई है। अगला प्रश्न, APMC अधिनियम का संबंध है। APMC अधिनियम का संबंध है, इसका संबंध था थोक कृषि विपणन के नियमन से, यानी थोक में जो कृषि की मार्केटिंग के संबंधित जो भी नियम बनाए जाते हैं उनसे संबंधित था ये अधिनियम APMC। तो अपन ने पुराने प्रश्न देख लिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो अब आगे शुरुआत करते हैं टॉपिक को। टॉपिक का नाम है कृषि क्षेत्र में वृद्धि एवं विकास। तो सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि इस टॉपिक को पढ़ना किस प्रकार से। अपने को ऊपर पुराने प्रश्न सोल्व किए हैं कि पहला तरीका तो ये होना चाहिए जो इको सर्वे के अकॉर्डिंग, यानी भारत की जो आर्थिक समीक्षा है उसके अनुसार उसमें जो वृद्धि से रिलेटेड जो इफेक्ट है, यानी जीडीपी में कितना योगदान है, जीवीए में जो कृषि के अलग अलग क्षेत्रवार उप क्षेत्रों में कितना योगदान है, रोजगार में। तो इस प्रकार से पहला पॉइंट तो बजट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट है इसमें यह भी पढ़ा जाता है कि सरकार की विकास पहल, यानी वृद्धि के साथ साथ विकास भी दे रखा है। तो विकास का मतलब यहाँ हो गया कि कृषि व सिंचाई से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं उनको भी पढ़ना पड़ता है इसमें, या किसानों के संस्थागत ऋण के लिए जो योजनाएं चला रखी है वो भी पढ़नी पड़ती है, या कृषि विपणन यानी किसान अपने उत्पाद बेचने के लिए जो भी योजनाएं चला रखी है, या कृषि तकनीक विकास है तो जो योजनाएं चला रखी है, तो इनको भी इस टॉपिक में पढ़ना होता है। तो मोटा मोटा हो गया इस टॉपिक में एक तो वृद्धि और विकास, यानी अपने को आंकड़े भी पढ़ने हैं और साथ में योजनाएं भी पढ़नी है। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा समझ लो कि जीडीपी क्या होती है और फिर जीवीए के बारे में। जीडीपी का मतलब होता है, मान लो ये कोई देश है, इस देश की सीमा है, इस देश की अपनी सीमा है, जैसे भारत है। तो जीडीपी का मतलब क्या हो गया, भारत की जो आंतरिक सीमा है इसके अंतर्गत एक वर्ष में, यानी एक वित्त वर्ष की बात हो रही है, जितनी भी वस्तु प्लस सेवा का उत्पादन हो रहा है और इनका जो अंतिम मूल्य का योग होगा वही क्या होगी, इस देश की जीडीपी होगी। यानी एक देश में एक वित्त वर्ष के दौरान जितनी भी वस्तु और सेवाओं का मूल्य होता है उनका अंतिम मूल्य जोड़ दिया जाए तो उस देश की वो जीडीपी हो जाएगी। और जीवीए जीवीए का मतलब होता है कि क्षेत्रवार, किसी देश में क्षेत्रवार स्थिति जानने के लिए जीवीए की शुरुआत की गई थी, ग्रोस वैल्यू एडिशन की, यानी कि कृषि के जो उप क्षेत्र है उनका कितना योगदान है। तो जीवीए में क्या है, क्षेत्रवार योगदान देखा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है
कृषि क्षेत्र में शामिल यानी ये कृषि उप क्षेत्र है, फसलें, पशुपालन, मत्स्य और वानिकी। तो जो कृषि क्षेत्र इसके चार उप क्षेत्र हो गए। पहले होती है फसलें, पशुपालन, मत्स्य और वानिकी। दूसरा पॉइंट है जीडीपी में योगदान। तो जब देश आज़ाद हुआ था उस टाइम भारत की जीडीपी में आधे से ज़्यादा कृषि का योगदान था, यानी 59% कृषि का योगदान था। और वर्तमान में 2023-24 के अनुसार जो प्रचलित मूल्यों पर जीडीपी में योगदान है कृषि क्षेत्र का 17.6 और 22-23 में 18.6 था। तो यहाँ से प्रश्न पूछते हैं कि जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है भारत की जीडीपी में, तो ये याद रखना 2023-24 के अनुसार 17.6, यानी भारत की जो जीडीपी है उसमें आप देख सकते हो वर्तमान में 2023-24 के अनुसार कि कृषि का योगदान 17.6 और उद्योग 27.6 और सेवा 54.7। तो ये क्षेत्रवार योगदान है। अगला पॉइंट है रोजगार, यानी भारत की लगभग 54% जनसंख्या अभी भी कृषि कार्यों में जुड़ी हुई है और कृषि कार्यों से रोजगार प्राप्त करती है। और आज़ादी के टाइम 70% जनसंख्या। और आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार कृषि क्षेत्र 42.3% आबादी को आजीविका प्रदान करता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना। अगला पॉइंट है प्रचलित कीमतों पर जीडीपी में हिस्सेदारी, ऊपर अपन ने पढ़ लिया था 17.6%। और अगला पॉइंट है पिछले 5 वर्षों में कृषि क्षेत्र की CAGR यानी संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, तो 4.18% है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर पिछले 5 वर्षों में 4.18%। और 2023-24 के अनुसार कृषि की वृद्धि दर कितनी है, 1.4% रही है। 2022-23 के अकॉर्डिंग कमी हुई है 1.4%। अब जो कृषि के उप क्षेत्र या समन क्षेत्र है उनका योगदान देखते हैं कि उप क्षेत्र में 4 चीजें पशुधन, मत्स्य, वानिकी और फसलें। उनमें सर्वाधिक योगदान फसलों का है और सेकेंड नंबर पशुधन और सबसे कम वानिकी का है। और एक जो कृषि कल्याण मंत्रालय उसके अनुसार भी ये आंकड़े पूछे जाते हैं, तो उनमें उप क्षेत्रों में सर्वाधिक योगदान किसका है, पशुपालन का है और न्यूनतम वानिकी का है। तो ये दोनों अलग अलग है, आप समझ लेना कि ये जीवीए की बात करें तो ये याद रखना है, और जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की बात करेंगे तो ये आंकड़े याद रखने। अब खाद्यान्न की बात करते हैं कि 2022-23 में जो खाद्यान्न उत्पादन हुआ था देश में 329 मिलियन टन हुआ था और 23-24 में 328.8 मिलियन, यानी थोड़ी क्या हुई है, कमी हुई है। अब कुछ फैक्ट्स हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। पहला फैक्ट है कि खाद्य तेल की घरेलू उपलब्धता 2015-16 में 86.30 लाख टन से बढ़कर 2023-24 में 121.33 लाख टन हो गई है, यानी खाद्य तेल की जो उपभोग की मात्रा है वो अब बढ़ी है। अगला प्रश्न है सभी तिलहनों का बुआई क्षेत्र 2014-15 में 25.60 मिलियन हेक्टेयर था और जो 2023-24 में बढ़कर कितना हो गया, 30.08 मिलियन हेक्टेयर हो गया, यानी 17.5% की वृद्धि दर से। अगला पॉइंट है इससे आयातित खाद्य तेल की प्रतिशत हिस्सेदारी में कमी आई है, यानी अब देश में जो तिलहन फसलों का जो बुआई क्षेत्र है वो बढ़ा है, जिससे जो आयात करते थे उसकी प्रतिशत मात्रा में क्या आई है, कमी आई है। अगला देश में सर्वाधिक फसलों का उत्पादन क्रम, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा देश में वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन होता है, 2 नंबर जो अनाज फसलें, 3 नंबर तिलहन, 4 नंबर दलहन। वाणिज्यिक फसलों में कौन से आते हैं, जैसे कपास हो गया, गन्ना हो गया, मूंगफली हो गया, तो ये फसलें होती है वाणिज्य की फसलें होती है। अगला पॉइंट है कृषि निर्यात। तो भारत का या भारत के इतिहास में सर्वाधिक जो कृषि निर्यात है वो 2022-23 में किया गया था, 53.15 बिलियन डॉलर और 2023-24 में 48.82 बिलियन डॉलर, यानी 2022-23 के मुकाबले क्या हुई है, कमी दर्ज की गई है। तो ये अच्छा पॉइंट आप लोग याद रखना, ऐसा
पूछते हैं वे। भारत से सर्वाधिक निर्यातित वस्तुएं, तो समुद्री उत्पाद, बासमती चावल, गैर बासमती चावल और मसाले, ये भारत से सर्वाधिक निर्यात किए जाने वाली वस्तुएं हैं। और आयातित वस्तुओं में सबसे ज़्यादा भारत वनस्पति तेल, फिर दाल और फल। कृषि निर्यात की बात की थी अपन ने, तो कृषि निर्यात में किन चीज़ों को भारत निर्यात करता है? इन 4 चीज़ों को, मतलब सबसे ज़्यादा। 1 नंबर समुद्री उत्पाद है, 2 नंबर बासमती चावल, 3 नंबर गैर बासमती चावल और 4 नंबर मसाले। क्योंकि ये चीज़ें अपन ने कृषि के जो 4 उप क्षेत्र पढ़े थे ना, उन्हीं में से अलग अलग उप क्षेत्रों से। अगला पॉइंट है, भारत विश्व में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये ध्यान रखना, दलहन में पूरे विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है और उपभोक्ता भी सबसे बड़ा है। यूएनओ ने 2016 अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया है। तो 2016 अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया था यूएनओ ने। अगला पॉइंट है, भारत ने वर्ष 2027 तक दलहन उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रखा है। तो दलहन से प्रश्न पूछा जा सकता है, दलहन से रिलेटेड, कि दलहन उत्पादन में भारत सबसे बड़ा उत्पादक है और उपभोक्ता भी सबसे बड़ा है और 2027 तक आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रखा है। अब अगला पॉइंट है उर्वरक खपत। 2021-22 में जो उर्वरक खपत है वो 297.96 लाख टन थी और 2021 में 325.4 लाख टन। और सर्वाधिक जो उर्वरक खपत करने वाला राज्य है वो है पंजाब। यानी उर्वरकों में सबसे ज़्यादा जिस राज्य में उपभोग होता है, खपत होती है, वो पंजाब राज्य। तो यहाँ से एग्जाम में 2 प्रश्न पूछे जा चुके हैं उर्वरक खपत से। कुछ और फैक्ट है, भारत विश्व में वनस्पति तेलों का नंबर 1 आयातक और दूसरा सर्वाधिक उपभोग करने वाला देश है। अगला पॉइंट है, भारत अंडे उत्पादन में पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर है और मांस उत्पादन में 8वें स्थान पर है। अगला पॉइंट है, डेयरी क्षेत्र 8 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देता है और दूध उत्पादन में भारत पहले नंबर पर है। और अंतर्देशीय जल में मछली उत्पादन करने में भारत विश्व में टॉप पर है। कपास उत्पादन में भारत 1 नंबर है और भारत में सर्वाधिक जो कपास का उत्पादन है गुजरात में होता है। तो ये पॉइंट अच्छा है, आप लोग याद रखना। और अगला, गेहूं, चावल, इनमें भारत का विश्व में 2nd स्थान है, 1 नंबर चीन है। और जूट उत्पादन में भारत सबसे आगे है विश्व में, फिर पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन भारत में ही होता है। तो ये इस टॉपिक से संबंधित जो, यानी वर्दी से संबंधित जो भी आंकड़े थे वो हो गए हैं और इनको बार बार पढ़ना है। इसमें ज़्यादा कोई समझने वाली चीज़ है नहीं, बस रटाफिकेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो आगे अब योजनाएं देखते हैं। तो शुरुआत में कुछ योजनाएं मैंने जो लेटेस्ट बजट है उसके अनुसार रखी है, उसमें जो योजना आई थी। तो पहली योजना श्री अन्न योजना, यानी बजट 2023-24 में इस योजना घोषणा की गई थी और इसका जो उद्देश्य है वो है मोटा अनाज उत्पादन में वृद्धि करनी है। और मोटा अनाज कौन कौन से थे? ज्वार, बाजरा, रागी, ये सारे मोटा अनाज में शामिल होते हैं। तो श्री अन्न योजना का संबंध किससे है? कि मोटा अनाज उत्पादन में वृद्धि करनी। अगली योजना है पीएम प्रणाम योजना, ये भी 2023-24 के बजट में घोषणा की गई थी। सबसे पहले प्रणाम की फुल फॉर्म देखते हैं कि प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट दूसरी योजना है पीएम प्रणाम योजना। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्री तो अगली योजना है पीएम प्रणाम योजना, 2023-24 के बजट में घोषणा की गई थी और इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। और इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो रासायनिक उर्वरक है उनके स्थान पर जैविक उर्वरक को बढ़ावा देना है, यानी जैविक खेती को बढ़ावा देना है। तो तीसरा पॉइंट है एम किसान ऐप, ये 2023 में लॉन्च किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को खेती संबंधी सूचना देना कि किस समय
फसलें बोना है, फसलों कटाई किस समय करनी है, वर्षा तापमान के बारे में भी ये सूचना देता है एम किसान ऐप। तो ऐसे पॉइंट बनाकर पूछ सकते हैं कि मतलब कौन सा ऐप है जो किसानों को फसल बोने, फसल की कटाई, तापमान, वर्षा के बारे में सूचनाएं उपलब्ध करवाता है। तो एम किसान ऐप है। अगला पॉइंट है आत्मनिर्भर तिलहन अभियान। तो ये अंतरिम बजट में घोषणा की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था कि तिलहन फसलों के उत्पादन में देश भारत को क्या बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, ताकि जो तेल के लिए दूसरे देशों पर आश्रित है या वहां से आयात करते हैं उसको कम किया जा सके। और एक फैक्ट और है कि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया था भारत की पहल पर। 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है और भारत पूरे विश्व का 20% मोटे अनाज का उत्पादन करता है और एशिया का 80% और पूरे विश्व में भारत का प्रथम स्थान है मोटा अनाज उत्पादन में। ये पॉइंट भी आप नोट कर लेना। अब जो पहली योजना है ये हरित क्रांति। सबसे पहले देखने हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 1966-67 में इसकी शुरुआत हुई थी और भारत में इसके जनक किसे माना जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन को और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को। और इसके जो घटक थे हरित क्रांति में किन किन चीज़ों को मुख्य प्रायोरिटी दी गई थी, तो पहले थे HYV सीड्स यानी उच्च गुणवत्ता वाले बीज थे, उनको प्राथमिकता। और दूसरा जो घटक है वो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, कृत्रिम जो सिंचाई साधन है उनका प्रयोग। तो ये इसके मुख्य घटक थे, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इसका प्रथम चरण केवल कुछ राज्यों तक ही सीमित था। तो पूरे भारत में इसकी शुरुआत नहीं की थी। शुरुआत में केवल 4-5 राज्यों में जैसे पंजाब है, हरियाणा है, तमिलनाडु है, इन्हीं राज्यों में इसकी शुरुआत की गई थी। और शुरुआत में जो लाभ है केवल गेहूं और जो चावल उत्पादन वाले क्षेत्र हैं उन्हीं को इसका लाभ दिया गया था। यानी मुख्यतः किससे संबंधित है, गेहूं व चावल फसलों से। और वर्तमान में एम.एस. स्वामीनाथन ने एक और सिफारिश की है कि जो पर्यावरणीय हरित क्रांति के जो नेगेटिव इफेक्ट है यानी रासायनिक उर्वरकों का अपन ज़्यादा प्रयोग करने लगे हैं, तो उसके बदले उन्होंने एक नई क्रांति की वकालत की है कि सदाबहार क्रांति की शुरुआत की जाए। अगला पॉइंट है जैविक खेती। तो भारत में सबसे पहले जैविक खेती की शुरुआत सिक्किम राज्य में की थी और विश्व में सर्वाधिक जैविक किसान है वो भारत में हैं। और राजस्थान में जैविक खेती की शुरुआत करने वाला जिला डूंगरपुर था और भारत में लगभग 44.3 लाख जैविक किसान है जो पूरी दुनिया में सर्वाधिक है। अब जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कुछ योजनाएं शुरू की गई थी। जैसे पहली योजना है परंपरागत कृषि विकास योजना, यानी किस लिए शुरू की गई थी, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए। और इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। और ये योजना एक क्लस्टर आधारित योजना है यानी समूह आधारित योजना है। और इसमें बात की गई है कि न्यूनतम एक समूह में 50 किसान होनी चाहिए और उनके पास जमीन है वो न्यूनतम जमीन 20 हेक्टेयर न्यूनतम जमीन होनी चाहिए। और इसमें वित्तीय सहायता 31,500 रुपये वित्तीय सहायता दी जाएगी 3 वर्ष तक। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, तो इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी और इसका जो ध्येय वाक्य है खेती में जान तो सशक्त किसान। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जैविक खेती को बढ़ावा देना है और जैविक खेती को बढ़ावा देंगे तो जो उत्पादन लागत है उसमें कमी होगी, तो उत्पादन लागत में कमी होगी और जैविक खेती को बढ़ावा देना है। और शुरुआत कब हुई है, 2015 में। और इसका ध्येय वाक्य है, ये याद रखना है, खेती में जान तो सशक्त किसान। अब कुछ योजनाएं हैं कृषि ऋण हेतु सरकार के प्रयास, यानी किसानों को ऋण देने के लिए। तो सबसे पहले केसीसी के बारे में पढ़ते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। इसकी शुरुआत 1998 में हुई थी और किसके मतलब किन किन के सहयोग से ये चल रही है, आरबीआई, नाबार्ड और भारत सरकार के सहयोग से ये योजना चल रही है।
इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला उद्देश्य था कि किसानों को सस्ता ऋण देना, और ऋण जमीन की डीएलसी रेट के अनुसार दिया जाएगा, यानी 50,000 से 3 लाख तक सामान्य ऋण दिया जाता है। और इसकी ब्याज दर है 7%। यदि 6 माह में पुनर्भरण करने पर 3% की छूट दी जाती है। और 2018-19 में केसीसी में पशुपालक व मत्स्य पालक भी शामिल किए गए हैं। ये पॉइंट पे आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं नाबार्ड के बारे में। सबसे पहले नाबार्ड की फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, यानी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। और इसकी शुरुआत यानी स्थापना कब की गई थी? 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। और किस समिति ने सिफारिश की थी? शिवरमन समिति ने। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और वर्तमान में इसके चेयरमैन वो केवी साजी है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए ये इस संस्थान की स्थापना की गई थी। कृषि विकास और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए। कृषि अवसंरचना कोष, तो इससे जो 2022 में एग्जाम हुए थे सेकेंड ग्रेड के, वहाँ प्रश्न भी आए थे। तो पहला पॉइंट है कि ये इसकी स्थापना कब की गई थी? 2020 में। और इसमें राशि कितनी थी? 1 लाख करोड़ की राशि से। और ये 3 वर्ष की अवधि के लिए, 10 वर्ष की अवधि के लिए था। 3 वर्ष की नहीं, 10 वर्ष की अवधि के लिए, 2020-21 से 2032-33 तक। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि अवसंरचनाओं का विकास करने हेतु, यानी जो कृषि के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका विकास करना है, जिसमें आप किसान उत्पादक संगठन है, स्वयं सहायता समूह है, इनको बैंक से ऋण उपलब्ध कराने में मदद देनी है। और इसके तहत 2 करोड़ के ऋण पर 3% प्रतिवर्ष की ब्याज छूट और अधिकतम 7 वर्षों तक दी जाती है। यानी 2 करोड़ का ऋण लिया है तो उस पर 3 वर्ष यानी 3% की प्रतिवर्ष ब्याज छूट दी जाती है, और 7 वर्षों तक। आगे कुछ कृषि सिंचाई हेतु जो सरकार के प्रयास किए जा रहे हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहली योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। शुरू 2015 में हुई थी, और इसमें अनुपात सेंट्रल गवर्नमेंट का, 40% हिस्सेदारी राज्य सरकार की है। और इस योजना का मुख्य रूप से 3 घटक है। पहला घटक है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, यानी जो सिंचाई परियोजनाएं हैं उनको जल्द से जल्द कंप्लीट करना है, हर खेत को पानी देना है, और पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी बूंद बूंद सिंचाई को बढ़ावा देना है। तो अच्छा प्रश्न बन सकता है कि इस योजना के जो 3 घटक है, चौथा घटक को और ऐड कर दें तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। आगे अटल भूजल योजना, तो इसकी शुरुआत 25 दिसंबर, तो आप शुरुआत लिख लो इसकी, 25 दिसंबर 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी। और ये किसके सहयोग से चलाई जा रही है? वर्ल्ड बैंक के सहयोग से, यानी 50% इसमें जो हिस्सेदारी किसकी है? वर्ल्ड बैंक की है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? गिरते हुए भूजल को रोकना, यानी कि जो भूजल स्तर है वो लगातार गिर रहा है उसको कम करना है। और ये 7 राज्यों में लागू है: गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और यूपी। और इसका एक और उद्देश्य कि जल जीवन मिशन के लिए बेहतर स्रोत स्थिरता सुनिश्चित करना। अगला है राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट। 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जल संसाधनों एवं बाढ़ पूर्वानुमान लगाने के लिए। राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट का जो मुख्य उद्देश्य जल संसाधनों और बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी 2016 में। अगली योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पहला पॉइंट, इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी। और इसमें जो किसानों को प्रीमियम राशि दी जाती है कि रबी की फसल पर 1.5%, खरीफ की फसल पर 2% और वाणिज्यिक फसल पर 5%। तो ये प्रीमियम राशि है, इसका क्रम आप याद रखना: रबी पर 1.5%, और खरीफ पर 2%, वाणिज्यिक पर 5%। और ये विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है। पूरे विश्व में सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल की गई है कि प्राकृतिक आपदा के कारण फसल की बुआई नहीं कर पाना, या खड़ी फसल को नुकसान हो जाता है, या फसल कटाई के बाद 14 दिन तक हुआ नुकसान,
या स्थानीय कोई आपदा आ जाती है, इनसे यदि नुकसान हो जाता है तो उस फसल को क्या मिलता है, किसान को बीमा मिलता है। और ये बीमा की आपके प्रीमियम जो दरें दे रखी है ये आप लोगों को याद रखनी है। और इसमें केंद्र सरकार सिंचित क्षेत्रों पर 25% और असिंचित क्षेत्र पर 30% राशि प्रदान करती है। अगला पॉइंट है एमएसपी, यानी एमएसपी की पहले तो फुल फॉर्म मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसको आप लोगों को अच्छे से याद करना है। यहाँ से पीछे एक प्रश्न पूछा भी गया था और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो सबसे पहले तो जानना है कि एमएसपी क्या होती है। एमएसपी वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार किसानों को उसकी उपज खरीदने का आश्वासन देती है। सरकार कहती है कि इस कीमत पर हम आपकी फसल खरीद सकते हैं, ये सरकार की तरफ से किसानों को आश्वासन दिया जाता है। और एमएसपी कृषि उत्पादन बढ़ने से कृषि उत्पादों की कीमतों में तेजी से हुई गिरावट से किसानों की सुरक्षा करती है। और एमएसपी की घोषणा, ये पीछे प्रश्न पूछा भी गया था कि किसकी सिफारिश पर भारत सरकार एमएसपी घोषणा करती है, तो इस आयोग की, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर एमएसपी की घोषणा की जाती है। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है। और जो एमएसपी घोषणा है इसकी बुआई के समय की जाती है, यानी खरीफ की फसल के लिए जून जुलाई में और रबी के लिए अक्टूबर नवंबर में इसकी घोषणा की जाती है। और वर्तमान में एमएसपी में 24 फसलें हैं। जो पहले प्रश्न पूछा था उस समय 22 थी और वर्तमान में कितनी है, 24 या 14 खरीफ से संबंधित और 20 रबी से संबंधित। और गन्ने हेतु इसमें एफआरपी यानी उचित एवं लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है अलग से। वर्तमान में एमएसपी औसतन उत्पादन लागत का 1.5 गुना दी जाती है, या 1.5 गुना एमएसपी दी जाती है वर्तमान में। और इसकी शुरुआत सरकार ने 2018-19 के बजट में की थी। ये भी पुराना प्रश्न है कि कितनी लागत दी जाती है, कितने गुना की 1.5 गुना लागत दी जाती है। और वर्तमान जो एमएसपी है वो इस आधार पर दी जाती है कि A2 प्लस एफएल और 1.5 गुना। तो यहाँ A2 का मतलब क्या है, A2 का मतलब है जो एक्चुअल कॉस्ट है, यानी किसान है जब कृषि करता है तो उसकी जो एक्चुअल वास्तविक जो लागत आती है, जैसे बीज की, बुआई बुआई में, सिंचाई में, बिजली में, तो इन चीज़ों को A2 में शामिल किया जाता है। और एफएल में जो पारिवारिक लागत आती है उसको, तो इन चीज़ों को मिलाकर और फिर इसका 1.5 गुना करके सरकार की तरफ से एमएसपी दी जाती है। और परंतु जो स्वामीनाथन आयोग है उन्होंने C2 लागत पर एमएसपी देने की सिफारिश की थी, यानी C2 लागत और उसका 1.5 गुना एमएसपी दी जानी चाहिए। यहाँ C2 लागत का मतलब क्या है, C2 में C2 लागत का मतलब है कि ये तो होगा A2 प्लस एफएल, यानी जो भी एक्चुअल कॉस्ट है, पारिवारिक लागत है, ये तो है ही। उसके साथ में इन्होंने सिफारिश की थी कि किराया, किसान जो भी अपने खेत से मंडी तक फसलें बेचने के लिए लाते हैं उनका किराया और साथ में ब्याज, ये भी सरकार के द्वारा दिया जाना चाहिए। तो स्वामीनाथन आयोग ने C2 लागत की 1.5 गुना एमएसपी देने की सिफारिश की थी। तो एमएसपी के सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है। यहाँ से 3 बार तो प्रश्न पूछे गए हैं, बाकी आगे भी पूछे सकते हैं। अगला है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो इसकी शुरुआत 2007-8 में, और इसमें अनुपात 60-40 है, यानी केंद्र का 60 और राज्य सरकार का 40। और इसका उद्देश्य क्या है कि कृषि क्षेत्र में 4% या इससे अधिक वृद्धि दर प्राप्त करने हेतु क्षेत्र विशेष की, अलग अलग क्षेत्रों की जलवायु, प्राकृतिक संसाधन, प्रौद्योगिकी, उनको ध्यान में रखकर योजनाएं बनानी चाहिए। वीडियो लंबा हो रहा है, मैं जल्दी खत्म करने का प्रयास करता हूँ। अब कृषि विपणन से, यानी कृषि के जो मार्केटिंग से संबंधित योजनाएं। पहली है ई नाम, ये भी महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद कर ले। सारे इसके एक एक पॉइंट है, सारे महत्वपूर्ण है। तो ई नाम की फुल फॉर्म क्या होती है, राष्ट्रीय कृषि बाजार या नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। और इसकी शुरुआत कब की गई थी, 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। और यह क्या है, यह एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है। तो ऐसे पॉइंट देख के पूछ सकते हैं प्रश्न में कि इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी और यह एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है।
और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था एपीएमसी यानी मंडियों को आपस में ऑनलाइन जोड़ना। और एपीएमसी का संबंध पूछा जा सकता है कि संबंध किससे है? तो भारत में जो थोक कृषि विपणन के जो नियम बनाए जाते हैं उससे संबंधित है एपीएमसी। तो ई नाम में किसान क्या कर सकते हैं? किसान अपने नज़दीकी बाजार से अपनी उपज ऑनलाइन बेच सकते हैं। तो मुख्य रूप से ऑनलाइन व्यापार पोर्टल है कि ऑनलाइन किसान है अपनी फसल बेच सकते हैं और व्यापारी है वो कहीं से भी खरीद सकते हैं। और इसमें सरकार ने प्रत्येक मंडी को 75 लाख और एक सॉफ्टवेयर उपलब्ध करवाया था। और वर्तमान में इसमें 1389 मंडियाँ पंजीकृत है यानी रजिस्ट्रेशन हो सका 1389 का। तो इससे एक पर्सन ने पूछा था, अपन ऊपर चर्चा की थी, उसने 1500 मंडियों में दे रखा था, तो इसलिए वो गलत था। 1389 मंडियाँ पंजीकृत हो गई है। और इनमें सर्वाधिक है वो कहाँ से है? तमिलनाडु से है। और सेकंड स्थान राजस्थान का है। और इसमें 4009 किसान जो कृषि उत्पादक संगठन है वो भी जुड़ चुके हैं। और सर्वाधिक कहाँ से है? यूपी से है। और एक दो पॉइंट और कि 14 मार्च 2024 तक ई नाम जो पोर्टल है उस पर 1.77 करोड़ से अधिक किसानों और 2.6 लाख से अधिक व्यापारियों ने पंजीकरण करा लिया है। तो ये भी करंट से रिलेटेड डाटा है, इसको भी आप अच्छे से याद कर लें। अब आगे देखते हैं फूड प्रोसेसिंग से संबंधित जो भी योजनाएं हैं। पहला कि फूड प्रोसेसिंग यानी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्थापना जुलाई 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। और पहली योजना है पीएमएफएमई योजना यानी प्रधानमंत्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उन्नयन की योजना। तो इसकी शुरुआत जून 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या था कि जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है उनको बढ़ावा देना है और उनकी ब्रांडिंग मार्केटिंग को बढ़ावा देकर यानी आपूर्ति श्रृंखला में इनको जोड़ना है और एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा देना है। तो ये पूछ सकते हैं कि एक जिला एक उत्पाद जो घटक है उसका संबंध किस योजना से है? तो पीएमएफई यानी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जो योजना की गई है उससे संबंधित है। और इसमें प्रावधान क्या किए गए हैं कि वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक 10,000 करोड़ का व्यय किया जाएगा और 35% तक का अनुदान यानी अधिकतम 10 लाख तक का अनुदान दिया जा सकता है। और इसमें हिस्सेदारी कितनी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की 60% और राज्य सरकार की 40%। अगली योजना है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। तो इसकी शुरुआत 2017 में की गई थी और यह भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजना है। और इसके अंतर्गत मेगा फूड पार्क का निर्माण किया जा रहा है और कोल्ड जो स्टोरेज चेन है उसका विकास किया जा रहा है। और इसी योजना के तहत ऑपरेशन ग्रीन चलाया जा रहा है। ऊपर प्रश्न आया था ना ऑपरेशन ग्रीन से, तो वो इसी योजना का घटक है। और ये मेगा फूड पार्क है वो भी किस योजना के तहत बनाए जा रहे हैं? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत। तो अब ऑपरेशन ग्रीन के बारे में पढ़ लेते हैं। 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी और शुरुआत में ये टॉप यानी इसमें 3 जो सब्जियों की है उनका मतलब जो मूल्य है उसके स्थिरीकरण हेतु शुरुआत की गई थी। टमाटर है, आलू है, प्याज है, इनको लेकर शुरुआत में इसकी स्टार्टिंग की गई थी। लेकिन कोरोना काल में इसे टॉप से टोटल यानी सभी फल सब्जियों को इसमें शामिल कर लिया गया था। और वर्तमान में इसके अंतर्गत 42 यानी 22 फल और 20 सब्जियां जल्दी खराब होने वाले फल व सब्जियां शामिल है। और 31 दिसंबर 2022 तक इस योजना के अंतर्गत 9 राज्यों में 52 प्रोजेक्ट संचालित है जिनमें सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में। अब आगे कृषि उड़ान 2.0 और इसकी शुरुआत अक्टूबर 2021 से की गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जल्दी खराब होने वाली फल सब्जियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में प्लेन या ट्रेन के माध्यम से बेचने पर किसानों को परिवहन लागत में छूट दी जाएगी। यानी जो जल्दी खराब होने वाली फल सब्जियां उनको जल्दी दूसरे राज्य में पहुंचाया जाए, तो इसके लिए जो भी लागत होगी उसमें किसानों को छूट दी जाएगी। अगली योजना है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। तो इसकी शुरुआत 2007-8 में और ये गेहूं चावल दलहन का उत्पादन या उत्पादकता बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। और 2014-15 में इसमें वाणिज्यिक फसलों को भी शामिल कर लिया गया था, जैसे जूट है, गन्ना है, कपास, इनको भी। और
2014 में तिलहन एवं पाम ऑयल पर मिशन लाया गया था इस योजना के तहत, तिलहन एवं पाम ऑयल पर। और इसे भी 2018-19 में इस योजना में शामिल कर लिया गया था। यानी 2014-15 में तो ये मिशन लाया गया था तिलहन एवं पाम ऑयल पर, और इन्हें शामिल कब किया गया था इस योजना में? 2018-19 में। और जो तिलहन और पाम ऑयल मिशन है, इसके 3 सब मिशन भी है: तिलहन, पाम ऑयल और वृक्ष जनित पादपों को बढ़ावा देना। अगला पॉइंट, वर्ष 2021 में पाम ऑयल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अंडमान निकोबार एवं पूर्वोत्तर राज्यों में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन लाया गया है, वो भी इस योजना का अंडर में। 40 मिनट का वीडियो बन गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसकी शुरुआत मई 2020 में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, और इसमें 2020-21 से 2024-25 तक लगभग 20,050 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। कृषि तकनीक में सुधार हेतु कुछ योजनाएं लाई गई है। पहला है राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन। तो 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। अनुपात 60-40 है, और इसका उद्देश्य क्या है? कृषि विज्ञान का ज्ञान एवं तकनीक किसानों तक पहुंचानी है। और इसके 4 उप मिशन है। पहला है कृषि विस्तार पर उप मिशन, दूसरा बीज एवं पौधारोपण पर उप मिशन, तीसरा कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन। ये आप अच्छे से याद रखना, इसकी शुरुआत 2014-15 में हुई थी। और चौथा है कृषि में ई गवर्नेंस पर मिशन, यानी ऊपर NEGPA, ये आगे अपन पढ़ेंगे। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ई गवर्नेंस प्लान फॉर एग्रीकल्चर। और इसकी शुरुआत 2010-11 में हुई थी केवल 7 राज्यों में, फिर 2014-15 में सभी राज्यों में इसको लागू कर दिया गया था। तो इसके उद्देश्य क्या है? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसानों को कृषि संबंधी सूचना एवं सलाह देना, यानी टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसानों को सूचनाएं उपलब्ध करवाना। तो इसी के कुछ घटक है, जैसे एम किसान ऐप है, ऊपर पढ़ा था कि 2023 में लाया गया था। और ये किसानों को कौन सी सूचनाएं देगा कि किस समय फसल को बोना चाहिए, कटाई कब करनी चाहिए, उस समय तापमान कितना होना चाहिए, वर्षा कितनी होगी, इसकी ये जानकारी देता है। दूसरा किसान सुविधा पोर्टल। किसान सुविधा पोर्टल ये 2016 में लाया गया था, और ये वन स्टॉप शॉप है, और इसमें कृषि पशुपालन संबंधी सूचना उपलब्ध करवाई जाती है। अगला इसका घटक है फार्म्स, यानी फार्म मशीनरी सॉल्यूशन, 2019 में लॉन्च किया गया था। और इसमें CHL यानी कस्टम हायरिंग सेंटर से किसानों को कृषि यंत्र किराए पर लेने में मदद करते हैं। लास्ट योजना है मीठी क्रांति, यानी राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन। तो ये 3 साल के लिए लाई गई थी, 2020-21 से 2022-23 के लिए। और इसका जो बजट था 500 करोड़ रुपए था। उद्देश्य था मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना। और इसी योजना के तहत मधु क्रांति पोर्टल की स्थापना की गई थी, या शुरुआत की गई थी 7 अप्रैल 2021 को। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? शहद जो अन्य मधुमक्खी उत्पाद है उनका ऑनलाइन पंजीकरण करना या ऑनलाइन बिक्री करना। मधु क्रांति पोर्टल की शुरुआत की गई थी। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, लगभग 43 मिनट का वीडियो बन चुका है। तो इसमें आप लोगों को ये पुराने प्रश्न है इनको भी याद रखना है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न रिपीट हो सकते हैं। और दूसरी बात है, जो करंट से रिलेटेड जो भी आंकड़े हैं वो याद रखने हैं। तीसरा, ये जो मैंने योजनाएं बताई है इनको भी याद रखना है, यानी इसमें फैक्ट्स ज़्यादा हैं पर याद तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में अपन छोड़ नहीं सकते। और वैसे ज़्यादा टफ भी नहीं है टॉपिक, थोड़ा बार बार अब पढ़ोगे तो डेली डेली मतलब 4-4 5-5 योजनाएं पढ़ते रहो, अच्छे से याद हो जाएंगे। तो ये टॉपिक अपन का पूरा हो गया। और इससे रिलेटेड कुछ और भी यदि मेरे पास कुछ आंकड़े आएंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और पिछले वीडियो में एक डाउट था, किसी साथी ने कमेंट किया था कि सर निर्यात और आयात दोनों में ही पेट्रोलियम उत्पाद कैसे एक नंबर पर? तो निर्यात में आप लोग पेट्रोलियम उत्पाद की जगह क्रूड ऑयल कर लेना, समझ में आ जाएगा। क्रूड ऑयल। और आयात में पेट्रोलियम, सॉरी निर्यात में नहीं, आयात में
आयात में आप क्रूड ऑयल कर लेना, उससे समझ में आ जाएगा पेट्रोलियम उत्पाद के। और आयात में आप लोग क्या करोगे, क्रूड ऑयल कर लोगे, और निर्यात में पेट्रोलियम उत्पाद। क्रूड ऑयल का मतलब क्या है कि भारत आयात और निर्यात दोनों में पेट्रोलियम उत्पाद पहले नंबर पर कैसे है, क्योंकि भारत क्या करता है, बाहर से जितना भी तेल यानी से क्रूड ऑयल का आयात करता है, फिर भारत में रिफाइन करके जो भारत के कुछ पड़ोसी देश है उनको वापस भेजता है, निर्यात करता है। इसलिए निर्यात में एक नंबर पेट्रोलियम उत्पाद है, और आयात में आप पेट्रोलियम उत्पाद के सामने क्रूड ऑयल लिख लेना। क्रूड ऑयल के रूप में भारत सबसे ज़्यादा जो आयात करता है किसी वस्तु का, तो वो क्रूड ऑयल का करता है, और निर्यात किस वस्तु का करता है, पेट्रोलियम उत्पाद के। और भी आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, मैं उनका सॉल्यूशन करने का प्रयास करूँगा। और इसकी पीडीएफ है, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी इसकी पीडीएफ। और अब अच्छे से आप लोग पढ़ना इसको, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं रहा है। और अब जो अगला वीडियो आएगा वो उद्योग क्षेत्र पर आएगा, कि उद्योग क्षेत्र का वृद्धि एवं विकास। उसमें भी अपने को करंट से रिलेटेड डाटा पढ़ने हैं, और साथ में कुछ योजनाएं होगी, वो योजनाएं पढ़नी है। तो आप लोग बताना कमेंट करके कैसा लगा आपको ये वीडियो।